लगाती हुई उसके कमरे में जाती है। सुरभि सुरभि, क्या हुआ? अभी तक सो रही हो तुम? क्या हो गया? माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है। अच्छा। ठीक है, ऋतिक को बुलाती हूँ। माँ जी, मुझे बुखार आ रहा है और आप हंस रही हैं। अरे नहीं बहू, मैं कहाँ हंस रही हूँ। वो तो मेरी हंसी रोक ही नहीं रही है। माँ जी, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो मैं आपका कितना ख्याल रखती हूँ और आप मुझ पर हंस रही हो। चली जाओ आप यहाँ से। बहू सुन तो सही। नहीं माँ जी, आप जाओ यहाँ से। अब तो आपके बेटे ही आपसे बात करेंगे और मैं पापा जी को भी बताऊंगी कि आजकल आप क्या कर रही हैं। जब ऋतिक घर आया तो सुरभि ने उसे सारी बात बताई। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। माँ तो तुमसे बहुत प्यार करती है, फिर वो तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का मजाक क्यों उड़ाएंगी? खैर अभी छोड़ो इस बात को, अभी तो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी दवाई ले आते हैं। कुछ दिन में सुरभि ठीक हो गई। एक दिन ऋतिक को पता चला कि उसकी मौसी के बेटे राहुल की तबीयत बहुत खराब है, तो वो अपनी माँ और पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। मौसी जी, कैसे हैं राहुल भैया? बेटी, इतने दिन हो गए मेरे राहुल को बीमार हुए, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा। अरे छोटी, हुआ क्या है राहुल बेटे को? कुछ बता तो सही। माँ, आप हंस क्यों रही हो? कहाँ हंस रही हो बेटा? मैं तो अपनी बहन के बेटे के लिए परेशान हूँ। माँ, ये क्या तरीका है? रहने दे बेटा, ये तो मैंने सुना था कि मुसीबत में साया भी साथ छोड़कर चला जाता है। आज मैंने देख भी लिया। अरे नहीं बहन, मैंने ऋतिक और राहुल में ना कभी कोई फर्क नहीं किया। फर्क तो दिख रहा है कुसुम दीदी। अगर आपकी बेटे की तबीयत खराब होती तो आप ऐसे हंसती क्या? ऋतिक बेटा, ले जा अपनी माँ को यहाँ से। ऋतिक बहुत गुस्से में अपनी माँ से बात करने लगा, लेकिन कुसुम तो सिर्फ हंसे ही जा रही थी। ऋतिक ने अपने पापा को फोन करके बुलाया और उन्हें सारी बात बता दी। बेटा, तेरी माँ तो अपने घर वालों से बहुत प्यार करती है और वो बहुत समझदार है। वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। जरूर कोई ना कोई बात है। कल मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। शाम को खाना खाने के बाद सुरभि कुसुम को दवाई देने के लिए गई तो उसने देखा कि दवाई की वो बोतल तो बिल्कुल खाली थी जो सुरेश गलती से ले आया था। सुरभि ने वो बोतल सबको दिखाई। अरे, ये दवाई तो गलती से आ गई थी और मुझे तो पता भी नहीं कि ये किस मर्ज की दवाई है। कुसुम, क्या तुमने ये दवाई पी थी? हाँ जी, एक दिन जब बहू काम में लगी थी ना, तो मैंने ये दवाई पी कर देखी थी। मुझे दवाई बहुत स्वादिष्ट लगी तो मैंने सारी पी ली। माँ, आपको दवाई स्वादिष्ट लगी? अरे आप भी बच्चों जैसी बात करती हो। ऐसे कोई भी दवाई नहीं पीनी चाहिए, इससे कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मैं अभी डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ। ऋतिक डॉक्टर के पास गया और कुछ देर में वापस घर आकर सबको बताया। माँ ने जो ये दवाई खाई है ना, ये हंसने वाली दवाई है और माँ ने एक साथ बहुत मात्रा में दवाई खाई है, तो इसका असर थोड़े समय तक तो रहेगा। उसके बाद माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा हुआ जो तू डॉक्टर से पूछ कर आया, नहीं तो हंसते हंसते मेरा पेट ही दुख गया है। तुम जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती घर पर ही रहना, और घर पर कोई मेहमान आए तो उससे बात मत करना। आप ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा ही करूंगी। अब मैं बिल्कुल हंसूंगी। कुसुम की बात सुनकर सभी हंस पड़े। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। इस तरह कावेरी जी धीरे धीरे अपने तीनों दामादों को पैसे देना बंद कर देती हैं और घर में खाने पीने की चीजें लाना भी बंद कर देती है। अब वो तीनों बुरी तरह से परेशान होने लगे थे और इसलिए एक दिन तीनों प्लान करके घर से बाहर निकलते हैं और बाजार में जाने के बाद। यार, अच्छा खाना खाए हुए कितने दिन हो गए, पता नहीं कब अच्छा खाना मिलेगा।
हमारी बीवियों के जाने के बाद तो हमारी हालत भिखारियों जैसी हो गई है यार। कुछ भी हो, मुझे तो आज पिज्ज़ा खाना ही खाना है। जेब में 1 रुपया नहीं और पिज्ज़ा खाएगा, कहाँ से आएंगे पैसे? अरे देख वहाँ सामने बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर पर काम करने के लिए एक आदमी की आवश्यकता है। भाई मैं तो जा रहा हूँ, काम करूँगा और शाम तक पैसे लाकर आराम से पिज्ज़ा खाऊंगा। जा जा, तुझे कोई काम नहीं देने वाला, हम तो घर जा रहे हैं। चल भाई सुमित। सुमित और अविनाश वहाँ से चले जाते हैं और विवेक उस कंप्यूटर शॉप पर सारा दिन काम करके 5,000 रुपये कमा कर घर लौट कर आता है और अपने खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भी लेकर आता है। ये देखकर विवेक और सुमित के दिल में भी कुछ पैसे कमाने की इच्छा जागती है। अरे सुबह सुबह कहाँ चल दिए तुम? मम्मी जी एक बहुत अच्छी जगह मिली है, कंप्यूटर पर काम करने के 5,000 मिले थे कल मुझे। अगर रोज़ काम करूँगा तो पूरे 40,000 की तनख्वाह। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है दामाद जी, आपको जाना ही चाहिए। सुमित और अविनाश विवेक को इस तरह तरक्की करते देखकर परेशान हो जाते हैं और वो दोनों भी काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे उन दोनों को भी काम मिल जाता है। अब कावेरी के तीनों दामाद छोटी मोटी नौकरी करके अच्छा पैसा कमाने लगे थे। एक दिन कावेरी उन्हें अपने पास बुलाती हैं। अरे वाह, विवेक 40,000 कमा लेता है, अविनाश 60,000 और सुमित तुम भी 40,000 के आसपास कमा ही लेते हो। कुल मिलाकर तुम अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो बेटा। हाँ मम्मी जी, बहुत मज़ा आता है जब महीने के एंड में मोटी रकम हाथ में आती है। पूछिए मत मम्मी जी, घर में रहकर रोटी बना बना कर और तो जैसा महसूस होने लगा था मुझे तो। हाँ बेटा, तुम तीनों की बात तो बिल्कुल ठीक है। और जानते हो, अब तुम तीनों की पत्नियां भी वापस लौट कर आने वाली है। लेकिन मम्मी जी अभी तो उन्हें गए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, आपने तो कहा था वो 4 महीने के बाद लौट कर आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं सिर्फ तुम तीनों को सबक सिखाना चाहती थी कि आदमी घर में बैठकर बीवी की कमाई खाता हुआ अच्छा नहीं लगता। इस दुनिया में हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए, चाहे वो औरत हो या आदमी, ताकि अपने परिवार को संभाल सके। कावेरी की बात सुनकर उन तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है और कावेरी उन्हें सच बता देती है कि ईशा, सुहाना और मोहिनी शहर में ही कहीं दूसरी जगह रह रहे थे। शाम के वक्त उन तीनों की पत्नियां लौट कर आ जाती है और कावेरी जी का परिवार एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगता है।